न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। आज से शुरू करिए और सन 1947 तक जाइए, या फिर 1947 से शुरू करें और आज की बात करिए। जितने भी घटनाक्रम हैं, जब इन पर नजर दौड़ाते हैं तो एक बात सामने आती है। वो बात है पाकिस्तान की कायरता। एक ऐसी कायरता जिसे पाकिस्तान आतंक की शक्ल में हमेशा दिखाता रहा है। आजादी के बाद से ही ये कायराना हरकत पाकिस्तान ने शुरू कर दी थी। कबायलियों के भेष में आतंकियों को भेजने की कोशिश की गई और इसके बाद ऐसी घटनाओं की एक लंबी सीरीज है जहां पर पाकिस्तान ने एक तरह से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ा। इस छद्म युद्ध में वो अपने सैनिकों को आतंकी बनाकर भारत की सीमाओं में घुसपैठ कराता है और उसके बाद में मासूमों की जान जाती है तो कहता है ये तो कश्मीर का मुद्दा है, इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। यानी इतिहास इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान ने किस तरह से अपना आतंकी प्लान बनाया और भारत को जख्म देने की कोशिश की है। लेकिन भारत हमेशा सीना तान के खड़ा हुआ और करारा जवाब दिया है। एक बार फिर करारा जवाब भारत ने दिया है, लेकिन पाकिस्तान का आतंकी प्लान अब भी खत्म नहीं हुआ है। कैसे, ये दिखाएंगे आज न्यूज लाइव में। देर रात एलओसी के पास मौजूद बारामूला में राष्ट्रीय राइफल और बीएसएफ कैंप पर फिर आतंकी हमला हुआ। यह हमला ठीक उस वक्त हो रहा था जब पाकिस्तान का दावा है कि उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के साथ तनाव कम करना चाहते हैं, इसके लिए बातचीत कर रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान का दावा है। क्या पाकिस्तान आतंकी हमले कर तनाव कम करना चाहता है? उसकी नीयत क्या है? यह तो इस तरह के हमलों से साफ हो जाता है। आतंकवाद से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहने वाली राष्ट्रीय राइफल और बीएसएफ के कैंप में फिदायीन आतंकियों ने घुसने की कोशिश की। चौकस जवानों ने 2 आतंकियों को पल भर में ढेर कर दिया। शायद कुछ और रहे होंगे जो जन्नत की हूरों की खातिर मर मिटने आए थे, लेकिन साथियों के ढेर होने के साथ उनका आशिकी वाला इरादा भी ढेर हो गया और रात के अंधेरे में वो दम दबाकर भाग निकले। उड़ी में सेना के सोते जवानों पर कायराना हमले के बाद जिस तरह भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, उसके बाद पाकिस्तान की बारामूला करतूत साफ करती है कि पड़ोसी देश बात को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तानी फौज में योद्धाओं की तरह आमने सामने लड़ने और भारत की तरह मारकर जिम्मेदारी लेने का मादा नहीं है। लिहाजा उसका आगे बढ़ने का तरीका इतिहास की तरह आगे भी कायराना ही रहेगा। यानी पाकिस्तानी फौज आतंकियों का रूप धरकर अपने लोगों में जाबाज बनती रहेगी, पर लंबे वक्त की सहनशीलता के बाद भारत के जवाब देने का तरीका अब बदल चुका है। चंद रोज पहले कश्मीर में एलओसी पर आतंकवादी देख बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स को सूचना दी थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने आदतन कार्रवाई की बजाय आतंकियों के लिए शरण का दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसा कि अब भारत का रुख बदल चुका है, लिहाजा इस बार पंजाब के गुरदासपुर में संदिग्ध लोगों के दिखते ही बीएसएफ की मशीन गनों का मुंह खुल गया और दनादन सैकड़ों गोलियां बरसा दी गईं। भारत को जवाब देने के नाम पर पाकिस्तान की सरकार और सेना के पास एटम बम की गीदड़ भभकी के अलावा और कुछ नहीं होता। सर्जिकल स्ट्राइक के जवाब में भी पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर सकती। जानती है अगर करेगी तो चंद वक्त में मरेगी। लिहाजा हाफिज सईद जैसे लोगों के मुंह से धमकियों के बम छोड़े जा रहे हैं। पूरी दुनिया पाकिस्तान को दुत्कार चुकी है। बड़े और ताकतवर देशों को छोड़िए, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान तक ने पाकिस्तान को उसकी औकात समझा दी है। चीन पाकिस्तान का साथी बना हुआ है, लेकिन एनएसजी में भारत के विरोध के बाद चीन भी जिस तरह दुनिया में अलग थलग पड़ा था और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत से रिश्तों में ऐतिहासिक सुधार की जो गुहार लगानी पड़ी थी, वो साफ करती है चीन पाकिस्तान का रिश्ता लालच और एक दूसरे के इस्तेमाल करने की बुनियाद पर खड़ा है। आज पाकिस्तान का मन लड़ने का भी है और उसे हारने का वास्तविक डर भी है। लिहाजा आतंकी वारदात और साथ में बातचीत का पैतरा आज भी कायम है।
सरताज अजीज कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार भारत से तनाव कम करना चाहती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी साफ कर चुके हैं, आतंक और बात अब एक साथ नहीं। कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। आतंक पर कायम रहना पाकिस्तान की मजबूरी बन चुका है, क्योंकि कमाई के लिए उसका और कोई जरिया नहीं बचा है। लेकिन उसकी कमाई की कीमत अब भारत चुकाने वाला नहीं है। और अगर ज्योतिषियों की माने तो जल्द ही 1947, 65 और 71 की तरह ही करगिल जैसा एक जोर का थप्पड़ पाकिस्तान को फिर पड़ने वाला है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुनील धनखड़। ऐसा नहीं है कि ये आतंकी प्लान सर्जिकल स्ट्राइक के बाद किया जा रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान इस तरह के नापाक मंसूबे दिखाता रहा है जब वो आतंकियों की घुसपैठ सीमाओं से करवाता है पाकिस्तानी आर्मी की आड़ में। गाए बगाए फायरिंग होती रहती है सीमा पर, और इस फायरिंग के नकाब में किसी तरह से आतंकियों की घुसपैठ भारत की सीमा में करवा दी जाती है। और उसके बाद आतंकी क्या करते हैं, इसकी कई घटनाएं, एक लंबी फहरिस्त है जो हमने देखी है। लेकिन अब समय आ गया है जब पाकिस्तान को और इन आतंकियों के आकाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ कर्नल तेजिंदर पाल त्यागी मौजूद हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि वीर चक्र से सम्मानित कोई सैनिक हमारे साथ बैठा है तो हम सैनिकों के सम्मान को भी समझ सकते हैं, सैनिकों के जज्बे को भी समझ सकते हैं, उस कठिन परिश्रम को भी समझ सकते हैं जो सेना के ये वीर जवान सीमाओं पर दिखाते हैं, जिनकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं और बैठकर बात कर सकते हैं, इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। मेरे साथ देश के जाने माने पत्रकार पीयूष पंत जी मौजूद हैं, जिन्होंने इस तरह की कई घटनाओं को लगातार देखा है, आप तक उसकी जानकारियां पहुंचाई हैं। मैं कर्नल त्यागी शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। कर्नल त्यागी, बारामूला में ये अटैक होना ये क्या बताता है? सबसे पहले, क्योंकि हम तैयार हैं, हमें आशंका भी थी कि ये कर सकते हैं, क्या पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा है या ये किस तरह की बौखलाहट है? कौन है ये लोग? एक बुनियादी चीज़ समझनी होगी प्रवीण जी। मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में इंडिया के विरुद्ध कोई स्लीपिंग सेल हैं? क्या पाकिस्तान में उन स्लीपिंग सेल्स के हिमायत करने वाले कुछ लोग हैं? क्या पाकिस्तान में एक भी आदमी ने उठ के ये कहा है कि पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? इन चीज़ों से एक चीज़ निकलती है, वो ये कि 47 से आज तक हम जिस रवैये को इख्तियार करते रहे उसको बदलें, और हमारी समस्या का समाधान पाकिस्तान से होके नहीं गुजरता बल्कि कश्मीर से होके गुजरता है। कश्मीर के अंदर हमें सबसे पहले ऐसे लोगों को अलग थलग करना है, गिरफ्तार करना है। मुझे बताइए, क्या अब हिट बैक की आवश्यकता है या हिट फर्स्ट की आवश्यकता है? हमें रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं कि पाकिस्तान ने इंडियन फिल्मों को बैन कर दिया तो हम भी पाकिस्तान की फिल्मों को बैन कर दें, ये हो गया रिएक्शन। रिएक्शन नहीं, अब हमको एक्शन चाहिए। एक्शन में पहले अपने घर से, क्योंकि समस्या का समाधान कश्मीर से गुजरता है, क्यों ना अब ये काम कर दिया जाए कि जो ये अलगाववादी हैं, जो ये फंडामेंटलिस्ट हैं, जिनको हम पहचानते हैं, जानते हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उनकी जितनी भी सुविधाएं हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से ख़त्म किया जाए। और अगर धारा 370 बीच में आती है तो या तो धारा 370 को अमेंड करें और या उन्हें किसी दूसरी जगह बुला के गिरफ्तार किया जाए। ये तो एक पहला काम। और दूसरा काम ये है कि हमें समथिंग न्यू, वी हैव टू डू समथिंग न्यू, वी हैव टू एक्ट समथिंग। अब वो एक्ट में क्या हो सकता है? मैं एक उदाहरण देता हूँ। भाई, पाकिस्तान के अंदर रशिया और पाकिस्तान की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। हमारे यहाँ भी वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है अमेरिका के साथ। लेकिन अब अमेरिका या फ्रांस के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं। मेरा तो ये सुझाव है कि जम्मू एंड कश्मीर में अगर इजराइल के साथ एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर ली जाए तो सिग्नल लाउड एंड क्लियर है, समझ में आ जाएगा लोगों को। कर्नल त्यागी ने बड़ा विस्तार से बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन एक पीयूष जी, जो बड़ा सवाल है, जब कर्नल त्यागी बोल रहे थे तो हम जानकारी भी रख रहे हैं, वो है बारामूला में आज का अटैक जिसे हमारे जवानों ने नाकाम कर दिया है। ये अटैक क्या दिखाता है? क्या पाकिस्तान बौखलाया हुआ है? इसी तरह से आतंकी प्लान बनाकर छद्म युद्ध थोपता रहेगा, या जैसे कर्नल त्यागी कह रहे हैं कि अब हिट फर्स्ट का मौका आ गया है? नहीं, देखिए, जो बारामूला में हुआ तो वो एक तरह से ये है कि आप कह सकते हैं कि हाँ, एक रिएक्शन भी है पाकिस्तान का,
और बल्कि हम तो उम्मीद ही कर रहे थे कि इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन उस स्केल पे नहीं हुई जिस स्केल पे हम उम्मीद कर रहे थे। क्योंकि जो हमने जिस तरह से वहाँ पे स्ट्राइक किया था, उसके बाद जो एक माहौल बना जिसमें पाकिस्तान अलग थलग हुआ है, तो ये उम्मीद हम कर रहे थे कि, और हमारे यहाँ भी देखिए आप गांव के गांव खाली करा दिए गए थे जो बॉर्डर एरिया के हैं, लेकिन ये आतंकवादी को भेजना, ये उनकी जो है एक पुरानी रणनीति है और पाकिस्तान आतंकवाद का ही सहारा लेता है। वही मेरे जैसे त्यागी जी ने कहा कि वो बात वही है, कश्मीर का मुद्दा है मेन। देखिए दोनों का जो है हमेशा बात आती है कश्मीर के मुद्दे को सुलझाया जाए। जब तक कश्मीर का मुद्दा बना रहेगा वो आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से भारत में एक्सपोर्ट किया जाता रहेगा, क्योंकि वो उनका हथियार है आतंकवाद, ताकि वो इस मुद्दे को एक ज्वलंत मुद्दा बनाए रखें और उसके बहाने जो है वो अपनी सत्ता वहाँ पे चला सकें। क्योंकि आतंकवाद देखिए उनके लिए सत्ता चलाने का भी एक माध्यम है, क्योंकि एक वहाँ की जनता को वो जो है बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि देखिए हम शांत नहीं होने वाले हैं बिना कश्मीर को लिए हुए। तो ये, और भारत भी है कि जो कि भारत का कश्मीर में उसका पूरा का पूरा कंट्रोल है और उसका हिस्सा है, इसलिए भारत भी जो है ऐसे उसके किसी भी पाकिस्तान के डिज़ाइन को सफल नहीं होने देना चाहता है। जी हाँ, ये बारामूला का जो अटैक है इसे हमारे जवानों ने नाकाम किया है, लेकिन ये पाकिस्तान की बौखलाहट को भी दिखाता है, ये पाकिस्तानी सेना की बौखलाहट को भी दिखाता है कि वो किस तरह आतंकियों के बीच में अपने सैनिकों को भेज रहे हैं और हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि पाकिस्तान इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन भारत, जैसा कर्नल त्यागी कह रहे हैं कि हिट फर्स्ट की क्या अब स्थिति आ गई है, क्यों ऐसे हमलों का जवाब देने के लिए तैयार रहे। बहरहाल बारामूला में जो अटैक हुआ है उस पर बारामूला के एसएसपी ने क्या कहा है, जरा मैं ये सुनवा देता हूं, फिर कर्नल त्यागी मैं आपके पास आता हूं और हम जानेंगे कि आप इस पर क्या कहते हैं। पहले सुनिए बारामूला के एसएसपी ने क्या कहा इस हमले के बारे में। देखिए, कुछ 2 से 4 के करीब उग्रवादी थे, उन्होंने वहां बीएसएफ के पोस्ट पे हमला किया। बीएसएफ का सेंट्री पोस्ट था, तो उसके बाद आर्मी और बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में जो उग्रवादी थे वो अंदर आर्मी के कैंप में घुस नहीं पाए और उनको खदेड़ दिया गया। अब लेकिन इस कार्रवाई में अनफॉर्चुनेटली एक बीएसएफ का जवान शहीद हुआ और एक घायल हुआ। वहाँ पे बहुत सारी सिविलियन पॉपुलेशन है कैंप के अराउंड, जिसकी वजह से सेना पूरी तरह से कार्रवाई नहीं कर पाई, क्योंकि नहीं तो बहुत सारी सिविलियन कैजुअलिटीज की आशंका थी। और रात के अंधेरे का फायदा उठा के और सिविलियन हाउसेस का शील्ड लेके मिलिटेंट भागने में कामयाब हुए। और मेरे साथ एसके दत्ता साहब भी जुड़ रहे हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। दत्ता साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आगे बढ़े उससे पहले कर्नल त्यागी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं दत्ता साहब आपके पास आता हूं। कर्नल त्यागी, आप कह रहे थे कि फर्स्ट आपको अटैक फर्स्ट करना है, अब इस तरह की स्थिति बन रही है, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। हमारे पीयूष भाई ने कहा कि ये एक छोटी घटना थी, छोटी घटना नहीं है, छोटी घटना नहीं है। मान लीजिए जो उरी के ऊपर अटैक हुआ उसमें भी क्या 500 आतंकी आए थे, उसमें भी 4-6 आतंकी थे, इसमें भी 4 आतंकी। उसी तरह का हमला अंजाम देने की कोशिश थी जिसे नाकाम किया गया। लेकिन हिंदुस्तान की फौज की अलर्टनेस की वजह से इसको उनको कैंप के अंदर घुसने नहीं दिया गया। और साथ साथ ही आज गुरदासपुर में भी कुछ लोगों ने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे मीडियम मशीन गन को तुरंत चालू कर दिया गया। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, तुरंत चालू ये जो आप बात कह रहे हैं ना त्यागी साहब, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इसके बारे में खुद जानकारी दी है, तो मैं जरा दर्शकों को वो भी सुनवा देता हूं। आपने एक मौके की बात कही है कि किस तरह से एक बड़ा हमला करने की कोशिश थी जिसे हमारे जवानों ने नाकाम कर दिया। रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर, जो श्री कश्मीर में आतंकी हमला रात में हुआ, सर जो हमला हुआ है उसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम वगैरह तो बहुत आम बात है ना कि जो हमारा उड़ी स्ट्राइक हुआ उसके बाद जो स्ट्राइक हुई बारामूला में स्ट्राइक, आज बारामूला और आरएसपुरा, आप किस तरह इसको देख रहे हैं? हमारे सेना और सुरक्षा के जवान जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, तो बधाई के पास। अच्छा सर, चलिए। और मैं दत्ता साहब आपके पास आना चाहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान घिरता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बीच उसकी ये बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान क्या करना चाहता है और ये उसकी कुलबुलाहट क्या किसी तरह का कोई खतरा पेश करती है? और हम तैयार तो हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या इंतजार करते रहें कि वो क्या करेंगे? मैं समझता हूं कि जहां पाकिस्तान की बात आती है, फुल फ्लेजेड वे में पाकिस्तान जंग लड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी नहीं है कोई कन्वेंशनल वारफेयर करने के लिए हिंदुस्तान के साथ। जब पाकिस्तान ने कोशिश किया है जंग लड़ने की,
हर बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला है और बुरी तरह से हारा है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे और कश्मीर पे इस तरह का गंदगी पाकिस्तान ज़रूर फैलाने की कोशिश करेगा। उरी के हादसे के बाद आज जो कुछ हुआ है बारामूला में, मैं मानता हूं कि इस तरह का आतंकवादी हमला पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर या फिर भारत के जो दूसरे बॉर्डरिंग स्टेट है उनके ऊपर भी कोशिश करेगा इस तरह के हमला करने की, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो ये है कि उसके जो पागल डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का, जो हमेशा बोलता आया है कि न्यूक्लियर वारफेयर हो जाएगा और न्यूक्लियर स्ट्राइक का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह से फटकार अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों से मिला है, उसके बाद न्यूक्लियर वाला स्ट्रेटेजी लेके पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बयान आया है रूस की तरफ से। हमारे देश में जो रूस के जो राजदूत हैं, उन्होंने ना ही पाकिस्तान को चेतावनी दिया है कि अंदर में, पाकिस्तान के अंदर जितने सारे आतंकवादी संस्थाएं हैं और ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको तुरंत बंद करे और आतंकवादियों पे कार्रवाई करे। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है रूस के राजदूत के माध्यम से। उन्होंने जब ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में किसी मीडिया कर्मी ने जब उनको पूछा, तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर में किसी तरह का मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे भारत जो अक्सर कहता आया है कि गिलगित बाल्टिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, उस पे अंतरराष्ट्रीय लेवल से भी लेजिटिमेसी मिलने लगी है। और रूस जैसा एक अंतरराष्ट्रीय लेवल से नहीं, अरे दत्ता साहब के परमानेंट मेंबर है। दत्ता साहब, अंतरराष्ट्रीय लेवल से नहीं, खुद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने, सर बहुत ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि गिलगित और बाल्टिस्तान पीओके का नहीं। मुझे अपनी बात खत्म, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो आप बता रहे थे, उस पे भी मैं आ रहा था। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने भी कहीं ना कहीं पे माना है कि गिलगित बल्तिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में नरसंहार हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और वो कहीं ना कहीं इलीगली ऑक्युपाइड एरिया है पाकिस्तान का। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि आज के डेट में पाकिस्तान के पास अंतरराष्ट्रीय लेवल पे गुहार लगाने के लिए कहीं पे जगह नहीं है। ये अभी दत्ता साहब, मैं इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये तो वो जानकारियां जो हमारे पास मौजूद हैं। अभी जब आप बोल रहे थे तो ग्राफिक्स के जरिए हमने कुछ जानकारियां दर्शकों को दिखाई। एक बार फिर हम दर्शकों के सामने रखते हैं कि एक खबर ये भी आई पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कि दोनों देशों के एनएसए के बीच में बातचीत हुई है। अब ये खबर अगर पाकिस्तान में प्रकाशित होती है तो पीयूष जी, इसके क्या मायने हैं? क्या जानबूझकर पाकिस्तान इस तरह की खबरें प्रकाशित कर रहा है? सरताज अजीज को क्या पड़ी है कि वो एक ऐसी खबर अपने हवाले से दें जिसकी भारत की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई? इस तरह की कोई बातचीत हुई है, इस बारे में कहा भी नहीं जा सकता। हाँ नहीं, देखिए ये लेकिन असल में क्या है ना, पाकिस्तान भी जो है एक असमंजस की स्थिति में फंस गया है। अब उसको एक अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए वो कश्मकश में लगा हुआ है, और वो ये बात लगातार जिस तरह से कि अमेरिका और फ्रांस और दूसरे देश जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत को जो है बातचीत से मसले को सुलझाना चाहिए, तो वो दबाव में हर तरह से है। पाकिस्तान भारत की तरफ से दबाव में है, वो जिस तरह से एक्शन भारत ने लिया है, वहीं पे जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से दबाव में है कि इसको ज़्यादा आगे बढ़ाया ना जाए और तुरंत जो है दोनों देश जो है आपसी बातचीत से करें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है उसी का ये एक परिणाम है कि वो सरताज अजीज़ ने जो इस तरह का स्टेटमेंट दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी 4-5 दिन पहले जो है पीपीपी की एक सांसद है जो है, उन्होंने एक जो है जियो जो चैनल है वहाँ का पाकिस्तान का, उसको भी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि बैकडोर चैनल से जो है भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है। तो निश्चित रूप से देखिए, और ये होता भी है। देखिए कोई भी नहीं चाहता है कि एस्केलेट होना, तो पाकिस्तान का फायदा है ना भारत का फायदा है उसमें। पीयूष जी, मैं इस चर्चा में जरा दत्ता साहब को भी लाता हूं। दत्ता साहब, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बातचीत जिस सरकार से होती है, लोकतांत्रिक सरकार, उसकी तो चलती नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कई माई बाप हैं, वहां सेना है, वहां तालिबान है, वहां कहने को लोकतांत्रिक सरकार जिसको जनता चुनती है पाकिस्तान की, वो है। बातचीत इसी सरकार से होती है जिसको लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया है, लेकिन इसके हाथ में क्या कुछ होता है वो नवाज शरीफ और पहले की पूरा इतिहास बताता है। तो ये जो बातचीत हो रही है, ये कोशिशें हो रही हैं,
क्या ये कामयाब कभी हो सकती हैं? और अगर फिर सेना और सरकार वहां पर अलग, राहिल शरीफ अपनी कुर्सी छोड़ने के बाद में क्या करेंगे इसकी चिंताओं में लगे हैं, तो ऐसे में भारत का अब क्या कोई बातचीत का आपको लगता है कि पाकिस्तान के बीच और भारत के बीच कोई गुंजाइश है बातचीत की? नहीं, जहां बातचीत की जहां बात आती है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल के दबाव में अगर है तो कहीं ना कहीं पे भारत को भी हमारे जितने सारे मित्र देश है, चाहे वो पश्चिम के हो, चाहे रूस हो या फिर बाकी देश हो, वो लोग भी कहीं ना कहीं पे सलाह ज़रूर दे रहे हैं भारत को कि आप भी बातचीत का जो ज़रिया है या फिर जो दरवाज़ा है उसको बिल्कुल बंद मत कीजिएगा। हाँ, पर ये ज़रूर है कि आपने जो कुछ किया है, सर्जिकल स्ट्राइक जो आपने किया है, वो उचित दिशा में था और वो उचित कदम था और तमाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तमाम मुल्कों ने भारत का समर्थन किया है सर्जिकल स्ट्राइक को लेके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बातचीत के माध्यम से अगर थोड़ा सा अगर चीज़ों को अगर संतुलित किया जा सकता है तो उसकी भी प्रयास होनी चाहिए। जहां आज की जो बातचीत के बारे में जो आपने ग्राफिक्स के माध्यम से जो आपने दिखाया था कि डायरेक्टर जनरल दोनों प्रदेशों की उनके बीच में बातचीत हुआ है या नहीं हुआ है हॉटलाइन के माध्यम से, ये भारत की तरफ से भी तफ्तीश हुआ है कि हाँ, आज हॉटलाइन के माध्यम से दोनों डायरेक्टर जनरल के बारे में सीमा में जो तनाव है उसको लेके बातचीत हुआ है और कहीं ना कहीं पे दोनों डायरेक्टर जनरल ने माना है कि हाँ, इसको डी एस्केलेट करने की आवश्यकता है और ज़रूरत है। और पाकिस्तान की तरफ से यह पेशकश आया था जिसका पुष्टि सरदार आजीज ने किया है और भारत की तरफ से भी यह कहीं ना कहीं पे इसको इनकार नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि बातचीत का जो एक प्रक्रिया है उसको बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, पर हाँ, उरी जैसा हादसा, बारामूला जैसा हादसा अगर होता है तो उसके लिए भारत को मिलिटरीली पूरा तैयार रहना चाहिए और अगर आवश्यकता होती है तो इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब देने की जहां उचित लगेगी या फिर सिचुएशन ऐसा अगर बनता है तो उस सिचुएशन में भारत को चेतावनी के साथ उचित कदम उठाने की जरूरत होगी और मैं समझता हूं कि उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी के माध्यम से ऑलरेडी लेजिटिमेसी मिल चुका है। जाहिर तौर पर आप कुछ कहना चाह रहे होंगे कर्नल त्यागी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद लौटते हैं और क्या बातचीत की कोई गुंजाइश है। दूसरा, एक बहुत अहम बात, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो हमारा इसरो किस तरह से काम आया, हमारे सैटेलाइट्स की क्या ताकत है और कैसे डरा सहमा बैठा है पाकिस्तान भारत की इस ताकत से, ये भी हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, युद्ध में आर पार की लड़ाई के लिए वो तैयार नहीं है, ये सभी जानते हैं। ऐसे में वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स की धमकियां जो देता रहा उस पर भी अंतर्राष्ट्रीय जगत ने लगाम लगाई और कहा सोच समझकर बोलिए, चाहे अमेरिका हो या दुनिया के दूसरे शक्तिशाली देश हों। सभी ने कहा है कि पाकिस्तान के नेताओं को सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत के जरिए हालात को बेहतर करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। त्यागी जी, क्या आज के हालात में इसकी गुंजाइश है, जैसा दत्ता साहब कह रहे थे? बिल्कुल है साहब, हम कब ये कह रहे हैं कि बातचीत बंद कर देनी चाहिए। बातचीत चलती रहे, जैसे पाकिस्तान कर रहा था कि बातचीत चलती रहे और आतंकी हमले चलते रहें, हम भी कह रहे हैं बातचीत चलती रहे, सर्जिकल स्ट्राइक चलती रहे। और एक बात, इंटरनेशनल कम्युनिटी का बार बार जिक्र करते हैं साहब, इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव में आने की आवश्यकता ही नहीं है। पहली बात तो ये कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बहुत जल्दी वही हाल होने वाला है जो ट्रेटी ऑफ वर्सलीज का हुआ था। वर्ल्ड वार 1 के बाद में कुछ थोड़े से देश मिल गए और उन्होंने एक ट्रेटी ऑफ वर्सलीज बनाई और जिसमें उन्होंने जर्मनी पे कुछ ऐसे प्रतिबंध लगा दिए कि उनका जीना ही मुश्किल हो गया। रिजल्ट हुआ दूसरा वर्ल्ड वार। दूसरे वर्ल्ड वार के बाद में भी कुछ देशों ने मिलके यूएनओ बना लिया और बाकी देशों के ऊपर दादागिरी कर दी। अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल कम्युनिटी को टेररिज्म को रोकने की परवाह थी तो 1994 में भारत ने कम्प्रीहेंसिव
कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, जिसे CCIT कहते हैं, उसका प्रस्ताव दिया था। क्यों ठंडे बस्ते में रख दिया गया? दरअसल में उधार की ताकत वक्त पे काम नहीं आती, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। लिहाजा इंटरनेशनल कम्युनिटी की परवाह किए बगैर अगर हमारी इंटेग्रिटी के ऊपर कहीं से कोई हमला होता है तो हमें ये सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए और इनकी जगह बदलनी चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है कि अब कश्मीर के अंदर ही करें, हम इसका बैटल ग्राउंड बंद करें। हमें कश्मीर में अपनी धरती पे लड़ाई के बजाय अब पाकिस्तान की धरती पे लड़ाई लड़नी चाहिए। और एक बात और शॉर्ट में, ये जो कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन, सर जरा गौर से इन बिटवीन द लाइंस पढ़िए विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास। वो कहते हैं हमारे पास टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मान लिया है, हिंदुस्तान के पास नहीं है, मान लिया नहीं है, लेकिन उनके पास जो है वो कहाँ इस्तेमाल करेंगे? वो अपनी धरती पर इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अगर हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान में घुस आते हैं तब हम उनके ऊपर उन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वो पाकिस्तान में इस्तेमाल करेंगे। समझ नहीं रहे हैं, वो इंडिया में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। और अगर मान लीजिए इंडिया में कर भी दिया, मुझे लगता है कर्नल त्यागी ये अभी बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन अहम बात ये है कि अगर बातचीत चल रही है और दोनों NSA के बीच में, जैसा दत्ता साहब कह रहे हैं कि पुष्टि दोनों तरफ से हुई है, डायरेक्टर जनरल्स की जो बातचीत हुई है, वहीं सरताज अजीज़ कहते हैं दोनों देशों के NSA की बातचीत हुई है। तो अभी बातचीत में मेरे साथ जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट महमूद आलम साहब भी जुड़ रहे हैं, मैं उनको भी चर्चा में शामिल करता हूँ। आलम साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपसे भी जानना चाहेंगे कि बातचीत और एक तरफ इस तरह का सर्जिकल ऑपरेशन होता है और उसके बाद में बौखलाहट पाकिस्तान की देखने को मिलती है जब आज बारामूला में दोबारा अटैक किया जाता है। ये दोबारा अटैक किस मंशा को दिखाता है पाकिस्तान की कि आप एक तरफ तो बातचीत की खबरें अपने मीडिया में दे रहे हैं, सरताज अजीज खुद कह रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं इस बात, और दूसरी तरफ बारामूला में पाकिस्तानी सेना के लोग आतंकियों के भेष में हमला कर रहे हैं। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये तो होना ही था कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और ये उनके लिए बड़ा सस्ता ऑप्शन है कि वो टेररिस्ट को आगे करते रहे, उनके पीछे से मदद करते रहे। उसके अलावा देखिए, इंडिया में स्लीपिंग सेल्स हैं। एक स्टडी के मुताबिक अराउंड 80 to 100 के करीब आतंकवादी फ़ौरन जो 2-3 महीने में आए हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में हैं और उनकी जो इंडिया के स्लीपिंग सेल्स हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं। जिस तरीके से कल आपने बारामूला में देखा, इट शोज़ कि कोई ना कोई उनकी इंटरनली मदद कर रहा है। और जहाँ तक बातचीत की बात कर रहे हैं आप, तो देखिए ये तो आपको मालूम है, वॉर इज़ नॉट द सॉल्यूशन। अल्टीमेटली बैठ के बात तो करना ही होगा, लेकिन एक तरफ आप ये भी देखें कि नवंबर में जो है जनरल राहिल शरीफ रिटायर हो रहे हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये उनके ऊपर कि साहब आपके दौर में जो था किस तरीके से इंडिया ने आपको आपके देश में घुस के मारा, तो वो ये कभी इस दाग के साथ वो कभी भी रिटायर नहीं होना चाहेंगे। और मज़े की बात यह है कि आज उनका ये भी है कि उनसे पूछा गया कि आप जो है वहाँ के चीफ, अगर आपको एक्सटेंशन मिले तो ये बोले हाँ मैं बिल्कुल, एक्सटेंशन अगर मिलता है तो मैं इसको कबूल करूँगा। तो ये अब देखिए, उरी अटैक के बाद ये तो होना ही था कि पाकिस्तान की फौजें खुद तो सामने आएंगे नहीं, इस तरीके से इस तरीके से इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगी और हमने उनको जख्म दिया है। तो जो जख्मी होता है वो, और आप एक इरेशनल एनिमी से लड़ रहे हैं, तो वो कुछ क्या कर दे अपने पागलपन में कुछ नहीं मालूम। तो हमको रहना है, सतर्क रहना है, हमको हर लेवल से सतर्क रहना है। और अगर जरूरत पड़े तो फिर ये सर्जिकल स्ट्राइक करने की भारत की ताकत की बात भी करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले दत्ता साहब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की यात्राओं को लेकर बहुत बातें कही गई। अब समझ में आ रहा है कि वो किस तरीके से अपने लिए समर्थन जुटा रहे थे आज जब एक साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत भारत के साथ खड़ा दिखाई पड़ता है। आपको अभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से ये भारत पाकिस्तान के बीच का जो पूरा मामला है वो किस लेवल पर दिखाई पड़ रहा है? मैं समझता हूं कि ये जो लगातार जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मीडिया ने उंगली उठाया था या फिर विपक्ष ने उंगली उठाया था कि तमाम मुल्कों में जाते हैं और बातचीत करते हैं और मिलता कुछ नहीं है, वापस आ जाते हैं खाली हाथ। आज दुनिया ने साबित कर दिया है कि मोदी जी के झोली पे क्या मिला है और मोदी जी को किस तरह का समर्थन मिला है। जिस हिसाब से उरी का हादसा हुआ और उसके बाद जिस तरह की लामबंदी हुई है दुनिया भर में भारत के पक्ष में, वही एक चीज था जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के पास जाते थे और भारत के पक्ष रखते थे।
आतंकवाद और आतंकवाद का जो नरसंहार होता है आतंकवाद के माध्यम से, और उसकी जो नासूर है दुनिया में, जो पूरा प्रदूषण की तरह फैल गया है, वो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी आज के डेट में पूरी तरह से समर्थन दे रही है। और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को पता है कि भारत के साथ जो कुछ हो रहा है वो उनके साथ भी हो चुका है और आगे भी हो सकता है, और इसीलिए समर्थन भारत को मिल रहा है। आगे देखना है कि इस मोमेंटम को कैसे लेके चलते हैं। हमें एक चीज समझना चाहिए कि पाकिस्तान जो एक देश है वो इतना अस्थिर देश है, इकोनॉमिकली बैंकक्रप्ट, पॉलिटिकली बैंकक्रप्ट, मिलिटरीली बैंकक्रप्ट, सोशली बैंकक्रप्ट, उसकी बल्कनाइजेशन प्रोसेस हो चुकी है। जी जी। और वहां पे पाकिस्तान में केवल एक स्तंभ के साथ हमें नहीं लड़ना है, हमें तमाम स्तंभों के साथ लड़ना है। मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान में दो तरह के आतंकवादी है। एक तो है जो इलेक्टेड आतंकवादी है वहां पे, विच इज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ ऑफ पाकिस्तान। नवाज शरीफ और हफीज सईद के बीच में मैं कोई अंतर नहीं समझता हूं। मुझे लगता है कि हफीज सईद अनइलेक्टेड टेररिस्ट है, नवाज शरीफ एक इलेक्टेड टेररिस्ट है। तो इसलिए हमें इस चीज की गंभीरता को समझनी पड़ेगी। आपकी इस बात से इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि नवाज शरीफ अगर आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं तो वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जाहिर तौर पर बराबर के जिम्मेदार हैं। हाफिज सईद और नवाज शरीफ में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता अगर उनकी जमीन पर आतंकवाद पल रहा है। तो महमूद आलम साहब कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हर कंट्री जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले ऊपर रखती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। अब आप चाइना की मिसाल ले लीजिए। चाइना जो है मसूद अजहर को वीटो कर देता है वहाँ पे कि उसे अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट डिक्लेयर ना किया जाए। क्यों कर रहा है वो इस वजह से कर रहा है कि आप देख लीजिए चाइना में जो है, जो वहाँ के मुस्लिम है उनके ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट कितना जुल्म और ज़्यादती करती है, उनको फास्ट तक नहीं रखने दिया जाता। लेकिन पाकिस्तान से उनके ऊपर कोई अटैक नहीं होता। उनकी एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है वहाँ के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, और उसी की वजह से देखिए आप वो अजहर मसूद को जो है वो वीटो कर देते हैं, वो ना करें। उसके अलावा दूसरे आपको ये देखना होगा कि वहाँ पे अराउंड 46 बिलियन रुपया जो है वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। आप देखिए वो क्या कर रहा है, ब्रह्मपुत्रा में आपके जो पानी रोक रहा है इस तरीके से, और उसका डबल स्टैंडर्ड देखिए। अजहर मसूद को वो डिक्लेयर नहीं करता, उधर कह रहा है कि उल्फा का जो बरवा है उनको पकड़ने में हम आपकी मदद करेंगे। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। अब आज जो है यूएसए हमारा बहुत हमदर्द बन रहा है, उसका आप डबल चरित्र देखिए। एक तरफ जो है पाकिस्तान को डांटता है, दूसरी तरफ उनको हथियार भी देता है, रुपया पैसा भी देता है। और मुझे ये कहने में कतई झिझक नहीं है कि वहाँ की पाकिस्तान की टॉप ब्रास आर्मी जो है वो पेंटागन के पेरोल पे है, उनको सब मालूम है। वरना पाकिस्तान की क्या हैसियत है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक बड़ा श्रूट खिलाड़ी है, उसे मालूम है। बदले हालात में अमेरिका का मोह भंग हुआ है। उन्हें जब एहसास हो रहा है कि अफगानिस्तान में उनके जो सैनिक मारे जा रहे हैं वो पाकिस्तान उन्हीं के पैसे से आतंकी पाल कर मार रहा है। मुझे आज भी कोई भरोसा नहीं है। ये इलेक्शन होने वाला है उनके यहाँ 3 महीने, और इंडियन कम्युनिटी जो है बड़ी डिसाइसिव होगी वहाँ के इलेक्शन में, यूएसए के इलेक्शन में। आपको मालूम है 2 मिलियन से ज़्यादा वहाँ पे लोग हैं इंडियन। तो ये हो सकता है कि इंडियन जो वहाँ पे डायस्पोरा है उसको लुभाने के लिए भी ये कोशिश की जा रही हो, क्योंकि यूएसए वाले अंतर्राष्ट्रीय दबाव के लिहाज से फिर ये महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण समय है कि भारत दबाव बनाए पाकिस्तान। बिल्कुल दबाव बनाए, दबाव बनाना पड़ेगा और सस्टेनली दबाव बनाना पड़ेगा। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये स्ट्रेटेजिकल जो हमारे सर्जिकल स्ट्राइक है उनको कंटिन्यू रखना होगा। अब ये देखना होगा कि हमारे अंदर कितनी पॉलिटिकल विल है, कितना इसको हम आगे तक ले जा सकते हैं। कर्नल त्यागी, कितना आगे तक ले जा सकते हैं में सेना या आपकी तरह वीर चक्र प्राप्त कोई सैनिक आता है तो वो इस बात को खुलकर कहता है कि हो जाने दीजिए आर पार। कल हमने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट चलाई, सुदर्शन न्यूज़ के दर्शकों ने देखा कि किस तरह से सीमा पर सटे जो गांव हैं, जिन लोगों को अपने गांव खाली कर कर जाना पड़ रहा है, वो भी कह रहे हैं कि ये रोज़ रोज़ के झंझट से मुक्ति मिले, एक बार हो जाए आर पार। लेकिन हम ये समझते हैं कि युद्ध की एक विभीषिका भी होती है, जहां तक हो हालात बिगड़ने नहीं चाहिए। लेकिन जो वर्तमान हालात बने हैं इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, इसको कहां तक जाना चाहिए? देखिए, किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पहले आपको कुछ ना कुछ अंगूठा रखने की जगह चाहिए, कोई कारण चाहिए। अगर आप सीधे किसी ऐसी जगह पे जहां कुछ नहीं हुआ है आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो वही इंटरनेशनल दबाव जो आज थोड़ा बहुत पाकिस्तान पे बन रहा है वो हिंदुस्तान के ऊपर बनने लगेगा। लेकिन आज ही खबर आई है कि कराची की तरफ से 2 बोट महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ आ रही हैं और जो पाकिस्तान की बोट हैं।
कल 9 पाकिस्तानी एक बोट में पाकिस्तानी बोट में पकड़े 9 गए, लोगों संदिग्ध को पकड़ा को गया पकड़ा है। गया इसका मतलब कि अंगूठा रखने की जगह मिल गई, तो अब हमें सर्जिकल स्ट्राइक की जगह बदलना इसलिए ज़रूरी है कि हम तंग आ चुके हैं अपनी ज़मीन के ऊपर युद्ध करने से, यानी कि कश्मीर की ज़मीन के ऊपर युद्ध करने से, जो हम 1947 से देखते चले आ रहे हैं। वो किसी एक गलती की वजह से हुआ है। दरअसल मैं उनको बीच में टोक रहा था। 1996 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि बाल्टिस्तान और गिलगिट पीओके का हिस्सा नहीं है। ये भी कहा कि वो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। उस वक्त हमारी सरकार क्यों चुप रही? ये जो चीज़ें हैं जो आज के लेवल पे पहुंची हैं, ये पुराने समय से बढ़ाई गई हैं। और सर एक बात और समझ लें, कोई ये देश एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दत्ता साहब। क्या इस मुद्दे को जानबूझकर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सुलगाए रखने की कोशिश की जाए? ये एक बहुत बहस चलती है आमतौर पर, सोशल साइट्स पर भी हम देखते हैं। लोग जो बहुत नहीं जानते इस मुद्दे के बारे में वो भी ये कहते सुनाई पड़ते हैं। तो ये मुद्दा क्या स्ट्रैटेजिकली या फिर पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको सुलगाए रखा गया अभी तक, और अब मौका आ गया है कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि ये मुद्दा अब खत्म हो? देखिए, जहां बात आती है इस पे राजनीतिक रोटी सेकने की जो आरोप लगता है हमेशा, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत सारा प्रमाण है इसके पीछे। आप अगर 1970 वार अगर देखेंगे और उसके बाद जब शिमला समझौता हुआ था, अक्सर ये कहा गया है और तमाम बुद्धिजीवियों ने माना है ये बात, और उन लोगों ने बाकायदा खुलासा किया कि वी हैड वॉन द वॉर बट वी हैड लॉस्ट। दत्ता साहब उससे संपर्क टूट गया, लेकिन महमूद आलम साहब मैं आपको इसमें चर्चा में लाना चाहूँगा। आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, खास तौर पर अमेरिका क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, रशिया अमेरिका की भारत से नज़दीकियों के बाद जो हमारा परंपरागत दोस्त रहा है वो अब क्या सोच रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर भी बातें हो रही हैं। आपने ठीक कहा कि हमें पहले अपने आप को देखना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपनी जगह, लेकिन ये इन हालात में जो मोहरे बैठे हुए हैं उनमें कौन किसके साथ दिखाई पड़ता है और कितनी अहमियत है किसी के साथ खड़े होने की? देखिए, बज़ाहिर लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी, कोई आपका साथ नहीं देगा। ये मैं आपको बता दूं क्लियर कट। और दूसरे मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि इस वक्त पूरे मुल्क को एक स्वर में बात करनी चाहिए। देखिए, अगर हमने ये गलती की कि इसकी किसी ने पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की, तो पाकिस्तान को ये बहाना मिल जाएगा कि ये साहब जो है होम कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ऑडियंस को खुश करने के लिए किया गया है। तो मेरी पॉलिटिशियन से एक तो बहुत हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि इस वक्त बड़ा नाजुक वक्त है, पूरे मुल्क को एक तरीके से खड़ा होना है। और हमारी लड़ाई जो है आतंकवाद से है, हमारी पाकिस्तान से नहीं है। हम ये भी बोल रहे हैं कि ये जो हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है वो आतंकवादियों के ख़िलाफ़ की है, कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया है, बल्कि इसमें तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारी मदद करे। और वो उनको खुद सोचना चाहिए, जो जिस आतंकवाद को वो पाल रहे हैं वो उनको भी तो नुकसान पहुंच रहा है। और हिंदुस्तान एक इतना शक्तिशाली देश है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उससे फ़ायदा उठाएं। और जो उनके यहाँ हालात है, गुर्बत है, भुखमरी है, एजुकेशन नहीं है, उसको करें। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने, वहां पर हालात खुद ही खराब हैं। इस बीच भारत की ताकत के बारे में भी बताते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इसमें इसरो का क्या अहम रोल रहा है, या जब इस तरह की कोई युद्ध नीति या रणनीति बनाई जाएगी तो उसमें हमारे सैटेलाइट्स किस तरह से काम आएंगे, इसको भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। और हम आपको ये बता दें कि सर्जिकल स्ट्राइक में कार्टोसैट 1, रिसोर्स सेट 2 उपग्रहों ने अहम भूमिका निभाई है। और इतने ताकतवर हैं हमारे सैटेलाइट्स कि हम नवाज शरीफ की पार्किंग में खड़ी कारों को गिन तक सकते हैं। चीन से ज़्यादा ताकतवर हैं अंतरिक्ष में भारत के ये तमाम उपग्रह। तो तकनीक के क्षेत्र पे और युद्ध की रणनीति के लिहाज से भारत की ये बड़ी ताकत है। कार्टोसैट 2 के अलावा कार्टोसैट 1 और रिसोर्स सेट 2 ये उपग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसरो ने एलओसी के पार आधा दर्जन से ज़्यादा आतंकी ठिकानों को पहले आइडेंटिफाई किया और उनकी सटीक जानकारी हमारी सेना को मिल पाई। और C4 ISI यानी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटेलिजेंस सर्विलांस और
रिकॉनिसेंस ये भारत विकसित कर रहा है, क्योंकि युद्ध में अंतरिक्ष से निगरानी रखने में इससे मदद मिलती है। इसरो की 17,000 वैज्ञानिकों की टीम है जो सीमाओं की रक्षा में जवानों की मदद के लिए दिन रात जुटी हुई है। इसरो की सफलता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान कबूतर भेज रहा है, पाकिस्तान के कई लोग बौखलाहट में गुब्बारे और कबूतरों से चिट्ठियां भेज रहे हैं, धमकियां भेज रहे हैं, तो उसी समय पर ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के सैटेलाइट पूरे पाकिस्तान की निगरानी कर सकते हैं और सटीक जानकारी अपनी सेना तक पहुंचा सकते हैं। और इसका बड़ा उदाहरण है ये सर्जिकल स्ट्राइक, जो आतंकियों के ठिकानों पर सटीक निशाने लगाकर भारतीय सेना ने साबित कर दी है। तो इसी से मैं एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए, ये जो आप चाइना का बिहेवियर बहुत दिनों से देख रहे हैं, उसमें मुझे कहीं ये भी नज़र आता है कि जिस तरीके से भारत इकोनॉमिकली और आपका जो है उसमें जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो उसका वर्चस्व हो रहा है, जिस तरीके से वो आर्मी के तौर पे जो हमारी शक्ति है जो बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं जो चाइना है बौखलाया हुआ है। और एक तरीके से मुझको ये लगता है कि वो जो एक वॉर, प्रॉक्सी वॉर है, वो पाकिस्तान के थ्रू लड़ रहा है कि हिंदुस्तान को जो है बस सिर्फ एक पाकिस्तान के साथ ही फंसाए रहो, और हम जो है वो खुद देखिए खुद नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसका यहाँ पे इंडिया में देखिए आप मिलियंस ऑफ रुपीज़ और ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है इन्वेस्ट कर रहा है चाइना यहाँ पे जो है। तो हमको ये बात भी सोचनी होगी, हमको सिर्फ बॉकडाउन नहीं होना है कि सिर्फ पाकिस्तान एक बहुत छोटा सा मुल्क है हमारे लिए, हमको अपनी पूरी ताकत उस पर नहीं लगानी है। हाँ, किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है हमको ये देखना होगा, किस तरीके से, जिस तरीके से हमने कोशिश की है कि उनको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली हर तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश की है। लेकिन आखिर में फिर मैं यही बोलूँगा कि अपनी जंग हमको खुद लड़नी होगी, कोई हमारे मदद करने इसमें तो नहीं कोई आएगा। दो राय नहीं है। दत्ता साहब फिर जुड़ रहे हैं मेरे साथ। दत्ता साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की कुव्वत नहीं है कि वो भारत के सामने खड़ा हो सके या भारत से लड़ सके, ये सभी जानते हैं। अगर वो किसी के दम पर उछलता है तो वो चाइना है, जिसको कि उसने पूरा बलूचिस्तान एक तरह से तोहफे में दे दिया। चाइना, हम जानते हैं चाइना की पॉलिसी रही है, वो स्वार्थ के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, अपनी ज़मीन को बढ़ाने के लिए किस हद तक जाता है। वो समंदर पर भी टीले बना देता है, वहाँ भी सेनाएं बैठा देता है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन होता है। ऐसे में चाइना और भारत के संबंध अभी बदले हुए हालात में आपको कितने इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ते हैं, इन पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि चाइना का स्वार्थ भारत से भी जुड़ा हुआ है, अकेले पाकिस्तान से नहीं, और शायद भारत से ज़्यादा। चाइना का जहां स्वार्थ की जहां बात आती है, चाइना का स्वार्थ भारत के साथ बिजनेस और इकोनॉमिक एंगल में जुड़ा हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि बियॉन्ड ए पॉइंट चाइना भारत के साथ अपना संबंध खराब नहीं करेगा, क्योंकि उसके बिजनेस और इकोनॉमिक स्टेक भारत के मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा है, और इस चीज़ का खामियाजा चाइना किसी भी कीमत पे भुगत नहीं सकती है, और इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी आता है कि जहाँ फेयर वेदर फ्रेंड्स की जहाँ बात आती है, पाकिस्तान उसका हमेशा फेयर वेदर फ्रेंड्स रहेगा, इसलिए क्योंकि भारत के ऊपर चाइना को पाकिस्तान के माध्यम से निगरानी रखनी है, और हमें ये बात समझना चाहिए। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये हर कोई मानता है कि कोई भी किसी का परमानेंट फ्रेंड या फिर परमानेंट एनिमी नहीं होता है, पर चाइना को उसके हिसाब से जवाब देने के लिए हमें यूएस का भी उतना ही मदद लेना पड़ेगा, और हमें रशिया का भी उतना ही मदद लेना पड़ेगा, और पड़ोसी मुल्क जितने सारे हैं सार्क देशों में, उनका भी उतना ही मदद लेना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जिस दिन हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उस दिन ईरान के तरफ से भी बलूचिस्तान के बॉर्डर पे पाकिस्तान के ऊपर बम्बार्डमेंट हुआ था। पाकिस्तान के साथ ईरान का भी ऐतिहासिक दुश्मनी है चीजों को लेके, तो हमें अलग अलग प्रांतों पे हमें नया वारफेयर का वो जगह ढूंढना होगा और खोलना पड़ेगा, अलग अलग फ्रंट खोलना पड़ेगा। ईरान के साथ एक फ्रंट खोलना होगा, अफगानिस्तान के साथ एक फ्रंट खोलना होगा, अमेरिका के साथ, रूस के साथ, पश्चिमी देशों के साथ एक फ्रंट खोलना होगा, और सार्क देशों के साथ एक फ्रंट खोलना होगा। इसी तरह से हम लोग सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ इन बिटवीन। सर सुनिए, ये दरअसल मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अमेरिका और रशिया से कोई मदद की आवश्यकता नहीं है।
चाइना को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ही रास्ते हैं। अगर वो ग्वादर तक जाता है तो हमें ईरान में जो अपना चाबहार पोर्ट है उसको और तेज गति से विकसित करना होगा, जो केवल 35 नॉटिकल माइल दूर है आमने सामने। और ग्वादर तक जाता कैसे? 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर मान लीजिए, अगर उसने सड़क बना भी ली तो बलूचिस्तान जो बीच में आता है वो बलूचिस्तान को बढ़ावा देना होगा, तो वो सड़क बनने के ऊपर 50 प्रॉब्लम आ जाएंगी। और तीसरी बात क्यों भूल रहे हैं, आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बाजार अगर कोई है तो हिंदुस्तान है। और जितने ये बाकी के देश हैं ये सब देश बनिए हैं, इनको कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए हिंदुस्तान पर निर्भर रहना होगा। तय कर लें कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर या तो ड्यूटी बढ़ा दें या ये उनको हमारे आपने लोग एक बड़े इस्तेमाल करना क्योंकि बंद अभी कर हम दें। देख रहे हैं सोशल साइट पर महमूद आलम साहब। आइसोलेशन पे हम लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को हमें बेशक साथ लेना ही पड़ेगा। चार बहार की उल्लेख आपने किया है, आपको पता है कि चार बहार पे पश्चिमी देशों का कितना इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है भारत के साथ? मालूम है। अमेरिका का कितना इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है बैकडोर एंट्री के माध्यम से चार बहार में। इसलिए जैसे पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अपने दोस्तों को अपने प्रति लामबंद करने के लिए, उस पे सऊदी अरेबिया के पास लगातार वो गुहार लगाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के पास वो गुहार लगाता है, चीन के पास वो इमेजिनरी एप्रीहेंशन और डर की वजह से इमेजिनरी एप्रीहेंशन और डर की वजह से ये हालत आई। साथ में लेना पड़ेगा। अरे सर, मेरी बात पलटवार करने के लिए इन सब मुल्कों भी हमें हमारे साथ देना होगा, इनको लामबंद करना होगा। हमारे मैं ये भाई साहब को ये बताना चाहता हूँ कि जो इमेजिनरी एप्रीहेंशंस हैं और जो डर हैं उसकी वजह से 47 से आज तक स्थिति आई। जिस रोज साहस दिखाया एक सर्जिकल स्ट्राइक ने पूरा दृश्य बदल दिया। मेरा ये कहना नहीं है कि आप बाहर कर दें। एप्रीहेंशंस नहीं है ये, कोई इमेजिन किया हुआ जिन लोगों को एक दिन भी ऑपरेशनल एरिया में जाने का तजुर्बा नहीं वो कमेंट करते हैं। डिप्लोमेटिक लड़ाई अलग लेवल पे लड़ी जाती है, मिलिट्री लड़ाई अलग लेवल पे लड़ी जाती है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। डिप्लोमेटिक लड़ाई अलग लेवल पे लड़ी जाती है, हम कब मना कर रहे हैं भाई डिप्लोमेटिक लड़ाई के लिए? भाई साहब दोनों का कोई मुकाबला नहीं होता। अरे आप चिल्ला के मिलिट्री लड़ाई भी उतना ही जरूरी है जितना कि डिप्लोमेटिक। देखिए मैं दत्ता साहब लड़ाई उतना भी जरूरी है। मैं दत्ता साहब आपकी अलग नहीं कर सकते। दत्ता साहब मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमको साथ में लेके जाने की ज़रूरत है। लेकिन उसी के साथ मैं बताऊं कि जिस दिन बलूचिस्तान पे जो है ईरान ने जो है आपके मिसाइल मारे, उसी के साथ ईरान के प्रेसिडेंट ने ये बोला कि आई एम वेरी कीन, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है चाइना और पाकिस्तान का, हम उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, हम भी उसमें जो है इन्वेस्ट करना चाहेंगे, मदद करना चाहेंगे। तो मैं बार बार यही, अब देखिए आज जिस तरीके से यूएसए हमारे करीब क्यों आ रहा है, यूएसए हमारे करीब इस वजह से आ रहा है कि उसे चाइना को कंट्रोल करना है। जो भी जिन कंट्रीज़ की भी चाइना के साथ थोड़ी बहुत मनमुटाव है, भले ही वो वियतनाम हो, भले ही फिलिस्तीन वो फिलिपाइन हो, भले ही आपका जो है साउथ कोरिया हो, भले ही ऑस्ट्रेलिया हो, सबको साथ में लेके वो एक पॉलिटिकल हेजेमनी क्रिएट करना चाह रहा है और चाइना को रोकना चाह रहा है। ओवरनाइटली उनके दिल में एकदम से हमारे लिए कैसे प्यार जाग गया। हमें जितनी अमेरिका की ज़रूरत है इतनी हमको जो है आज रशिया की भी ज़रूरत है। देखिए हमें अपने अगर वेपन्स को अपग्रेडेशन करना है तो बहुत हद तक हमें रशिया की ज़रूरत है। और मैं ये मानता हूँ अमेरिका के साथ जाएं तो रशिया नाराज हो जाता है। नहीं, देखिए अब इसी वजह से हो रहा है कि अगर आप माने, देखिए हो सकता है, मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा, ये मेरा है तो हमें लगता है अमेरिका की जरूरत है। मेरा ये एप्रीहेंशन है, जब 1991 में रशिया का सोवियत यूनियन का विघटन हुआ और जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, तो शायद हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर से गलती हुई और हमारा झुकाव एकदम से जो है आप यूएसए की तरफ हो गया। जबकि आप ये देखें आज़ादी से लेके रशिया ने हमारी हमेशा मदद की। तो ये कहीं ना कहीं हमको वो हमारा परंपरागत दोस्त और ये माना हमको जाता है, कहीं लेकिन अब देखिए ये आप जो एक नया जो देख रहे हैं चाइना और रशिया और पाकिस्तान जो मिल रहे हैं, मैं आलम साहब आपको रोकना चाहूंगा दत्ता साहब, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, लेकिन ये चर्चा बड़े ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर भी आई और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर भी आई है। एक बात बहुत साफ है, पाकिस्तान अलग थलग पड़ता दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह समय आपने बिल्कुल ठीक कहा कर्नल त्यागी कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक माहौल जो बदला है, ये क्या है, इस माहौल को समझने की कोशिश करनी होगी और इसको आगे कैसे ले जाया जाता है उस पर नजर रखनी होगी, उसकी रणनीति बनानी होगी। पाकिस्तान कैसे बौखलाया वो तो बारामूला पर हुए अटैक से साफ है और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी साफ कर दिया
ऐसे किसी भी कायराना हरकत से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।